एक महिला अपनी बेटी को लेकर सीधा चौकी पहुंचती है और चौकी इंचार्ज के पास जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब मेरी एक शिकायत है, मेरा एक पत्र है, आप इसे ले लीजिए और इसमें कार्रवाई कर दीजिए। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने उस शिकायती पत्र को लिया और शिकायती पत्र को लेने के बाद वह थोड़ा चौंक जाता है। दरअसल उसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे और एक व्यक्ति जो उसमें होता है वह व्यक्ति होता है जिसकी जगह में वो चौकी चल रही थी। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है उस महिला से कि एक काम करो, जो शिकायती पत्र दिया है ठीक वैसे ही रहने दो, लेकिन इसमें से एक नाम हटा दो। महिला कहती है कि साहब वो तो मुख्य आरोपी है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई कराने के लिए मैं आई हूं ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। अब चौकी इंचार्ज थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि थाना अध्यक्ष से वार्तालाप करता है और जाकर कहता है कि साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक महिला आई है शिकायती पत्र लेकर और वो कहती है कि इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए। उसने दो नाम लिखे हुए हैं, उनमें से एक नाम ऐसा है जिसके घर में जिसके कमरे में ये चौकी चल रही है। तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि कोशिश करो मामला टालने की और टल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मामला टालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वह नहीं जानते थे कि जिस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है उस मामले की गूंज स्कूल हो, कॉलेज हो, चौराहे हो, बस हो, रेलवे स्टेशन हो या हर जगह जहां देखो वहां चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी। इतनी चर्चाएं होती हैं, ना चौकी इंचार्ज अपनी सीट पर रह पाते हैं और ना ही थाना अध्यक्ष अपनी सीट पर रह पाते हैं। वो जो अभी मामले की टाल मटोल कर रहे थे, आखिर का वो महिला कौन है, कौन थे वो चौक इंचार्ज, क्या थी पूरी कहानी, आज की इस घटना के माध्यम से इस कहानी को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या और अयोध्या का ही एक थाना लगता है पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का एक गांव है भदरसा और इसी इलाके का एक गांव लगता है। दरअसल भदरसा जो कस्बा है उसके इलाके जो गांव लगता है वहां पर एक विधवा महिला रहती है। विधवा महिला के 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटा सबसे छोटा जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास। 4 बेटियां घर में खाने कमाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो मजदूरी करते हैं तो घर परिवार का भरण पोषण होता है, घर का चूल्हा जलता है। दरअसल जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं। जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है, उसको अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ तक बात पहुंचती है। माँ पूछती है कि बेटा आखिरकार क्या परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। दरअसल लड़की छटपटा रही थी, उसके पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। माँ पर रहा नहीं जाता, अपनी बेटी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाने के बाद जब बेटी को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ को देखते हैं, बेटी को देखते हैं डॉक्टर साहब और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बेटी की जो समस्या है इस समस्या को इसकी माँ तक कैसे पहुंचाएं। तभी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी मैं ये कहते हुए बड़ा परेशान हो रहा हूँ, दरअसल आपकी बेटी अभी 12 साल की है और वो लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कैसे हुई मुझे नहीं पता। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, 12 साल की वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि उसके पति की 2 साल पहले तो मौत हो चुकी है। वह अकेली ही है, घर में खाने कमाने वाली, मजदूरी करके किस तरह से परिवार चलाती है। और सबसे छोटी वाली बेटी 12 की, उस बेटी के बारे में सुनकर माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोने लगती है। रोते रोते अपनी बेटी के सामने जाती है, हाथ जोड़कर पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ किसने कुछ गलत किया है, क्या हुआ है, कैसे तुम्हें। माँ ने उससे कोशिश की, ये जो दिक्कत, ये जो परेशानी जो झेल रही थी वो लड़की 12 साल की, उसे अपने सीने से लगाया, उससे प्यार से दुलार से पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है तुम्हारे साथ, किसी ने कुछ करा क्या। जब माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर ये जानने की कोशिश की तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो बताती है कि माँ करीब 2.5 महीने पुरानी यह बात है, वह मजदूरी करके खेत से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है, वहां पर एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का लड़का उसके पास आता है, बिस्किट का बहाना देकर उसके पास जाता है, कहता है कि चलो तुम्हें जो हमारे मालिक है उन्होंने बुलाया है। वह नहीं जानते कि आखिरकार होने क्या वाला क्या था। वह सीधी सादी बच्ची आखिरकार उस राजू के बहकावे में आ जाती है, सीधा उस बेकरी में पहुंच जाती है। वहां उसे बिस्किट और साथ ही कुछ और ऐसा दिया जाता है जिसको खाने के बाद वो लड़की बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाती है। इसके बाद फिर जो उस बेकरी का मालिक होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो उसका नाम एक समाजवादी पार्टी का से भी जुड़ा हुआ होता है, साथ ही वो बेकरी का मालिक होता है और उस लड़की के साथ वो बलात्कार करता है। जब वो बलात्कार कर रहा था तब राजू उसके पास में खड़े होकर उसका वीडियो बना रहा था और जब मालिक ये सब काम गंदा कर लेता है तो उसके बाद फिर नौकर की हिम्मत बढ़ जाती है, नौकर भी उसके साथ गंदा काम करता है और जब गंदा काम करता है वीडियो उसके पास होता है और उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया
धमकाया जाता है। उससे कहा जाता है कि यह बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, यदि लीक होती है, किसी के पास जाती है तो देख लेना। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी और यह सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी, काबिल नहीं बचोगी। लड़की को जैसा समझाया गया, क्योंकि 12 साल की उसकी उम्र होती है, उसको अच्छे और बुरे के बारे में कोई समझ नहीं थी। जैसा डराया गया, धमकाया गया, उस लड़की ने फिर अपनी जुबान बंद रखी। लेकिन यहाँ जुबान बंद रहने से ही काम नहीं चला, बल्कि उस वीडियो के सहारे से लड़की को बार बार बुलाया गया और बार बार उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य होता रहा। और वह बेचारी इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई बहुत छोटा है, पिता उसका है नहीं, माँ उसकी मजदूर है, करे तो क्या करे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ जाता है तो उसको एक दिन तकलीफ होती है, और तकलीफ होती है तो माँ को पता चलता है और डॉक्टर के माध्यम से यह पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब नाम लिया जाता है कि आखिरकार किसने उसके साथ ये गंदा काम किया है, तब माँ एक प्रार्थना पत्र लेकर सीधे चौकी जाती है। जब चौकी में पहुंचती है तो जो चौकी यानी कि मदरसा एक चौकी होती है, मदरसा चौकी के जो इंचार्ज होते हैं तो उनके पास जब जाती है, जाकर कहती है अखिलेश गुप्ता बताए जाते हैं उनका नाम, कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा गंधार घिनौना कृत्य है राजू और उसका जो मालिक होता है मोहित खान ने किया है, जो कि एक बेकरी चलाता है, जो कि समाजवादी पार्टी का इसी कस्बे का नगर अध्यक्ष है, यानी कि भदरसा का नगर अध्यक्ष। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने ये बात सुनी, चौकी इंचार्ज भी परेशान हो जाता है। दरअसल जो चौकी भदरसा में चल रही थी वो इसी मुख्य आरोपी के घर पर चल रही थी, उसके कमरे में चल रही थी। ऐसी स्थिति में उसने उस महिला को सलाह मशवरा दिया कि एक काम करो, तुम इस जो मालिक है इसका नाम हटा दो, नौकर का नाम रखो, तो मैं इसमें कार्रवाई आगे करने की कोशिश करता हूं। जब इस तरह की बात थी, महिला ने कहा साफ साफ कि मुझे तो इसमें दोनों ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है। बेटी ने जैसे बोला माने वैसा करने की कोशिश की। चौकी इंचार्ज ने कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ने लगता है, महिला फिर से आने लगती है। उसके बाद मामला थाना अध्यक्ष तक पहुंचता है तो थाना अध्यक्ष बताया जाता है कि तरह तरह के बहाने करने लगते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती। तब यह महिला थोड़ा परेशान होकर एक इसी कस्बे की इसी जगह की एक महिला होती है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होती है। बात जब वहां तक पहुंचती है तो वह महिला इस महिला के साथ सीधा थाने और चौकी का रुख करती है और जाकर कहती है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। इसी बात पर बात कहा सुनी होती है और कहा सुनी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद न केवल कहा सुनी होती है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद, साथ ही बजरंग दल, निषाद पार्टी, कई ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हंगामा करना शुरू करते हैं, ये बात अखबारों में प्रकाशित हो जाती है, साथ ही सोशल मीडिया पर चलने लगती है। अब इसको टीवी चैनल वाले भी इस मामले को थोड़ा प्रमुखता से लेते हैं। इसी बीच में जो बीकापुर के विधानसभा के जो विधायक होते हैं अमित सिंह, वह परिवार से संपर्क करते हैं और परिवार से संपर्क करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वह समय मांगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय देते हैं और 2 अगस्त 2024 को आखिरकार समय मिल जाता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और जब जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि यह परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया है, तो जो काम कई घंटों में नहीं हो रहे थे वो काम फिर मिनटों में शुरू हो जाते हैं। आखिरकार फिर आरोपी की गिरफ्तारी भी शुरू हो जाती है। दोनों आरोपियों की, राजू और मोहित खान की गिरफ्तारी हो जाती है। न केवल इनकी गिरफ्तारी होती है, जिस चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र में नाम बदलवाने की बात कही थी, थाना अध्यक्ष ने नाम बदलवाने की बात कही थी, ऐसा उन पर आरोप लगता है, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। वो सस्पेंड होते हैं तो फिर प्रदेश की पुलिस में हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। बात यहीं तक नहीं थमती कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होते हैं और विधानसभा में खड़े होकर अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के उस इलाके की 12 साल की उस बच्ची की पूरी कहानी बयां करते हैं और कहते हैं कि जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसका सपा में वो समाजी पार्टी से उसका लिंक है, उसका कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। वो साथ यह भी कहते हैं कि वो सांसद की टीम का हिस्सा है और जो सांसद की टीम का हिस्सा है तो आखिरकार उसके ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है। बस इतना बोलना था। उसके बाद बात तो जाहिर सी बात है, यह मामला फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। अब जो शासन होता है, प्रशासन होता है, वो सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद जो ये दोनों आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो ही जाती है, साथ ही उनकी जगहों की पैमाइश करना शुरू कर दी जाती है कि आखिरकार उसके पास कितनी जमीन है, कितनी अवैध रूप से है, कितनी वैध रूप से है। जिस जगह पर लड़की का बलात्कार होता है उस बेकरी को पता चलता है कि वो तो अवैध रूप से बनाई गई है, बुलडोजर जाता है, उससे तहस नहस कर देता है। उसके बाद यही एक मकसद था शायद सरकार का, शासन का, प्रशासन का, कि इसने बुरा किया है तो बुरे काम का बुरा नतीजा, इसलिए इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही संदेश समाज को, ताकि
कि जैसा अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मामला जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं उन तक जब बात पहुंचती है तो उन्होंने अपने एक बयान यानी कि वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट पर कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, साथ ही आरोप लगाकर सियासत न की जाए और डीएनए रिपोर्ट झूठी हो तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो खुद भी कहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन डीएनए टेस्ट यानी कि बात को पुख्ता सही साबित करके कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कोई झूठे आरोप लगाकर इस तरह से नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये मामले में इसमें सियासत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। अब चाहे वो मायावती हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अन्य बड़े पार्टियां, सभी मैदान में कूद चुकी हैं और सभी की कोशिश है उस 12 साल की बच्ची को जल्द से कम समय में इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें वैध अवैध जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी कार्रवाई हो सकती है, ताकि समाज को एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा और जो भी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सच करना है, साथ ही आपको बताना है, आपको जताना है कि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उनको स्कूल कॉलेजों में गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। जैसा उस लड़की के साथ पहले दिन हुआ था, गलत हुआ था, उसे कुछ लालच देकर उसे बुलाकर उसके बेकरी में उसके साथ जो बलात्कार किया गया था, काश उसने पहले ही दिन अपनी माँ से पूरी कहानी बयां की होती और माँ उसके जाकर थाने में एफआईआर कराती, तो शायद इतनी देर ना हुई होती और ना ही उस बच्ची के साथ इतना गलत हुआ होता, क्योंकि वो फिलहाल 2 महीने की प्रेग्नेंट है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो और कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो दर्द, जो समस्या, जो परेशानी वो लड़की महसूस कर रही होगी, शायद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जाते जाते यह पानीपत की रहने वाली तहमीना बरसी हैं, साथ ही आकाश तिवारी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद अंसारी, आजाद कुमार, राम गोपाल सोनी, अब्दुल रज्जाक, इरफान लोहार, राजीव सिंह, एडवोकेट काना राजपूत, हेमा, राहिल खान, शोभना, प्रीतम सिंह, अर्चना बघेल, जुबेर खान, वसीम अब्बास, रोहित राठौर, फिरोज आलम, गीता वर्मा, माही मलिक। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।